का हो महेश, ई बरखा तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसन लागत है जैसे आसमान फट गया हो। इस सावन में ऐसन प्रलय पहली बार देख रहे हैं। अरे सुरेश भाई, बरखा की छोड़ो। आज की रात बड़ी भारी है। भूल गए का कल शनिवार है। बिलानगर गांव की वो शाम आम शामों जैसी नहीं थी। आसमान में काले बादलों ने ऐसा डेरा डाला था कि दोपहर में ही रात का भ्रम होने लगा था। देखते ही देखते बादलों ने अपना बात तोड़ दिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव की कच्ची सड़कें कीचड़ से लथपथ हो गई और बिजली का तो जैसे नामो निशान मिट गया था। गांव के मुहाने पर शाम की चाय की टपरी ही इकलौती जगह थी जहां एक लालटेन की पीली रोशनी कांप रही थी। बाहर बारिश की टपटप और झिंगुरों की आवाज के बीच दो लोग बेंच पर बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे, सुरेश और महेश। का हो महेश, ई बरखा तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसन लागत है जैसे आसमान फट गया हो। इस सावन में ऐसन प्रलय पहली बार देख रहे हैं। अरे सुरेश भाई, बरखा की छोड़ो। आज की रात बड़ी भारी है। भूल गए का कल शनिवार है। सुरेश ने कुछ कहना चाहा ही था कि तभी बारिश की धुंध को चीरता हुआ एक साया दुकान की तरफ आता दिखा। वो रमेश था, गांव का वो शख्स जिसे अपनी बहादुरी और शराब पर जरूरत से ज्यादा घमंड था। अरे रमेश भाई, इक्का पूरी तरह भीग गए हैं आप तो। आइए आइए, यहाँ लालटेन के पास बैठिए, तन ही गर्माहट मिलेगी। रमेश लड़खड़ाते हुए बेंच पर बैठ गया। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसकी आंखों में नशे की हल्की लाली थी। हम बड़ी आफत मची है बाहर। का खुसर फुसर कर रहे थे तुम दोनों। हमारा कान में भूत प्रेत जैसा कुछ सुनाई दिया। का फिर वही पुराना रोना रो रहे हो? अरे रमेश भाई, हम तो बस ई कह रहे थे कि कल शनिवार है, तनी संभल के रहिएगा। ई गांव का इतिहास गवाह है, जो भी शनिवार की रात उस पुराने जंगल की तरफ गया, या तो वो पागल हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। लोग कहते हैं परछाई किसी का भी रूप धर लेती है। अरे धत, तुम लोग और तुम्हारी ईद दकियानुसी बातें। अरे ये जमाना चांद पर पहुंच गया है और तुम लोग अभी भी परछाई और चुड़ैल में फंसे हो। काहे डरा रहे हो बेकार में? रमेश भाई, ये मजाक नहीं है। हमारी दादी कहती थी कि वो परछाई साई की तरह पीछा करती है। जब तक तुम उसे पहचानोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुनो सुरेश, हम ठहरे जमींदार के खानदान के। हमरा बाप दादा शेर का शिकार करते थे। ये परछाई फलावा हमरा रास्ता नहीं रोक सकती। तुम लोग कहते हो ना कि शनिवार की रात जंगल जाना मना है। लो, हम ऐलान करते हैं, कल रात हम उसी जंगल में जाकर दिखाएंगे और लकड़ी काट कर लाएंगे। देख लेंगे कि कौन माई का लाल हमरा रास्ता रोकता है। अरे ही का कह रहे हैं रमेश भाई, नशा में है का? शनिवार की रात जंगल जाना मतलब मौत को दावत देना है। नशा वशा कुछ नहीं, कल रात देख लेना। और हाँ श्याम, एक कड़क चाय पिलाओ। दिमाग गर्म हो गया है इन डरपोकों की बात सुन के। सुरेश और महेश ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि रमेश अड़ियल है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह अड़ियलपन उसकी जान का दुश्मन बनने वाला था। शनिवार की सुबह बेलानगर गांव में एक अजीब सी भारीपन के साथ हुई। कल रात की बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी मटमैले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हो। रमेश के घर में आज सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश बिस्तर पर लेटा छत की कड़ियों को ताक रहा था। कल रात चाय की दुकान पर जो उसने जोश जोश में शर्त लगाई थी, अब उसकी गूंज उसके कानों में चुभ रही थी। ए जी, हम सुन रहे हैं कि कल आप टपरी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सुरेश की मेहरारू सुबह कुएं पर बता रही थी कि आप आज रात जंगल जाने वाले हैं। कामती मारी गई है आपकी। अरे तुम औरतों को बस गप लड़ाने का बहाना चाहिए। हम कहां छोटे बच्चे हैं जो जंगल जाने से डरेंगे? लकड़ी खत्म हो रही है, चूल्हा कैसे जलेगा? लकड़ी हम पड़ोस से मांग लेंगे या कल दिन में चले जाइएगा, पर आज नहीं। आज शनिवार है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि आज के दिन जंगल की हवा भी झरीली हो जाती है। वो परछाई आज के दिन अपना शिकार ढूंढती है। आप काहे जान जोखिम में डाल रहे हैं? अरे चुप रहो।
ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तुम देख लेना, हम जाएंगे, लकड़ी लाएंगे और कल सुबह उन्हीं सुरेश और महेश के मुंह पर मारेंगे। हम दिखा देंगे कि रमेश किसी भूत प्रेत से नहीं डरता। शाम ढलने लगी। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था, बेलानगर गांव की रौनक गायब होती जा रही थी। लोग अपने मवेशियों को बाड़ों में बंद कर रहे थे और घरों के दरवाजों पर काले टीके या नीम की पत्तियां लगा रहे थे। यह एक सदियों पुराना रिवाज था, शनिवार की रात से खुद को बचाने का। रमेश ने अपना कुल्हाड़ी उठाई और कंधे पर गमछा रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी, लेकिन अंदर कहीं एक छोटा सा डर भी पनप रहा था, जिसे वो दबाने की कोशिश कर रहा था। जी मत जाइए, देखिए चिड़िया भी आज चहक नहीं रही हैं। कैसा मनहूस सन्नाटा छाया है। हमारा जीरा बहुत घबरा रहा है, कुछ अनहोनी का संकेत मिल रहा है। अरे पगली, कुछ नहीं होगा। हम अभी गए और अभी आए। तुम बस गर्मा गर्म खाना तैयार रखना। रमेश गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। जैसे जैसे वो गांव की सीमा से बाहर निकल रहा था, घरों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी। गांव के आखिर में बरगद का एक विशाल पेड़ था, जिसे लोग हवेली वाला पेड़ कहते थे। वहां से जंगल की सीमा शुरू होती थी। जब रमेश उस पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। रमेश रुका। एक पल के लिए उसके कदम डगमगाए, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। ही बिल्ली, सब अंधविश्वास है। हम रमेश हैं, बेलानगर के सबसे बहादुर आदमी। लेकिन जैसे ही उसने जंगल के अंदर पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। जंगल के अंदर की शांति डरावनी थी। पेड़ों की डालियां वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई लंबे हाथ फैलाकर उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा हो। सूखे पत्तों पर उसके पैरों की चरचर की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ों के पीछे से उसे देख रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, पर वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। रमेश अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुका था जहां गांव की रोशनी तो क्या, आसमान का चांद भी नजर नहीं आ रहा था। घने पेड़ों की टहनियां आपस में इस तरह उलझी हुई थी जैसे कोई जाल बुना गया हो। हवा अब थम चुकी थी, लेकिन एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत रमेश के सीने पर दबाव डाल रही हो। क्या हो गया है हमको? काहे इतना हाँफ रहे हैं? यह जंगल तो रोज जैसा ही है, पर आज ही इतना चुप काहे है? रमेश ने जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां बटोरना शुरू किया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, खचाक, जैसे किसी ने सूखी टहनी पर पैर रखा हो। रमेश एकदम से सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी कस के पकड़ ली। कौन है? कौन है रे वहां? देखो सुरेश, अगर तुम हमको डराने आए हो तो बता दे रहे हैं, हम कुल्हाड़ी चला देंगे। कोई जवाब नहीं आया। बस दूर कहीं एक उल्लू ने डरावनी आवाज निकाली। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। एक ऐसी गंध आई जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई लाश हो। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। सामने कोई और नहीं बल्कि रमेश खुद खड़ा था। वही कदकाठी, वही गंदा सफेद कुर्ता, वही फटा हुआ गमछा और वही कुल्हाड़ी। लेकिन एक फर्क था, उस दूसरे रमेश की आंखें पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई पुतली नहीं थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। कहो रमेश भाई, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। लकड़ियां कम पड़ गईं का? रमेश का शरीर थर थर कांपने लगा। अब जंगल में सिर्फ गहरा काला अंधेरा था और सामने वो खौफनाक हमशक्ल। तू तू कहां से है? हम तो यहां खड़े हैं। तू कौन है रे? रमेश ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, लेकिन कुल्हाड़ी हवा में लहरा कर रह गई। सामने कोई नहीं था। अचानक उसे अपने दाहिने कान के पास वही आवाज सुनाई दी, पीछे देखो। रमेश जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे एक जोरदार धक्का लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर है। जंगल का हर पेड़ उसे एक जैसा लग रहा था। वो जिस दिशा में भागता, उसे वही परछाई पेड़ पर बैठी या कभी झाड़ियों के पीछे से झांकती हुई नजर आती।
बचाओ, कोई बचाओ। सुरेश, महेश, दादा, कोई बचाओ। वो भागता रहा। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। झाड़ियों से उसका कुर्ता फट गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागते भागते वो पसीने से लथपथ हो गया। उसे लगा कि वह जंगल से बाहर निकल गया है, क्योंकि सामने उसे एक बरगद का पुराना पेड़ दिखा। वो थक कर चूर हो चुका था। उसका सिर चकरा रहा था। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे ढा गया। उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह वही पेड़ है जहां से मौत का खेल शुरू होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। बेहोशी के आगोश में जाने से पहले उसे वही डरावनी हंसी सुनाई दी जो अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। पेला नगर गांव में शनिवार की वो काली रात गुजर चुकी थी, लेकिन रविवार की सुबह अपने साथ कोई नई किरण नहीं, बल्कि एक भारी मातम लेकर आई थी। सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वह भी आज की सुबह का गवाह नहीं बनना चाहता था। गांव की चौपाल पर सन्नाटा पसरा था, पर यह सन्नाटा शांति वाला नहीं, खौफ वाला था। रमेश के घर में कोहराम मचा हुआ था। गीता बदहवास होकर कभी आंगन तो कभी सड़क की ओर भाग रही थी। अरे कोई तो जाओ, कोई तो देखो, हमरा मर्द कहाँ रह गया? कल शाम से गए हैं, रात भर हम जाग के काट दिए, पर वो नहीं आए। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। गीता की आवाज सुनकर सुरेश, महेश और गांव के बुजुर्ग दादा रमेश के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सुरेश और महेश के चेहरे पीले पड़ चुके थे। उन्हें कल रात की वो शर्त याद आ रही थी। सुरेश भाई, अनर्थ हो गया। हम तो पहले ही बोले थे कि रमेश भाई को मत उकसाओ। वो पागल आदमी अपनी जिद में जंगल चला गया। बेटा महेश, अब पछताने से क्या होगा? अब तो जो होना था वो हो गया। शनिवार की रात, और वह भी बेला नगर का जंगल। आज तक कोई वहां से सही सलामत नहीं लौटा है जिसने उस परछाई को ललकारा हो। पर हमें जाना होगा। रमेश गांव का बेटा है। सुरेश, महेश, दादा और गीता तीन लोग जंगल की ओर चल पड़े। हे जी, कहाँ हैं आप? सुनिए ना, घर वापस चलिए। जंगल के अंदर घुसते ही सबको वही सड़ी हुई गंध आने लगी जो कल रात रमेश को महसूस हुई थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। सब लोग रमेश रमेश चिल्ला रहे थे, पर जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब वो लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचने वाले थे, तभी गीता अचानक रुक गई। ओह, देखिए, वहां कोई खड़ा है। सबकी नजरें उस ओर घूमी। थोड़ी दूर पर घनी झाड़ियों के पीछे एक अजनबी आदमी खड़ा था। वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। ए भाई, कौन हो तुम? यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुमने किसी को यहाँ आते देखा है? वो अजनबी धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। हम तो यहीं रहते हैं दादा, इस जंगल के दुखों को गिनते हुए। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब सो रहा है। बहुत थक गया था वो भागते भागते। कहाँ कहाँ है वो? जल्दी बताइए। वो सामने जो बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, बस वहीं वो आराम कर रहा है। उसे जगाने की कोशिश मत करना, उसे अब शांति मिल गई है। अजनबी की बातें सुनकर गीता पागलों की तरह उस बरगद के पेड़ की ओर भागी। सुरेश और महेश भी उसके पीछे दौड़े। दादा पीछे रह गए। उन्होंने मुड़कर उस अजनबी से कुछ पूछना चाहा, पर वो आदमी वहां से गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। जब वह सब बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। रमेश उस विशाल बरगद की जड़ों के बीच पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, मानो वो मरते वक्त भी किसी चीज को देखकर डर गया हो। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। उसके पास ही उसकी कुल्हाड़ी पड़ी थी, पर उस पर कोई खून नहीं था। खून तो रमेश के चेहरे से गायब था, जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा जीवन निचोड़ लिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो उस आदमी ने कहा कि वह सो रहे हैं। ए जी, उठिए ना, देखिए हम आए हैं। दादा नहीं तो मर चुके हैं, पर उस आदमी ने क्यों कहा कि वह सो रहे हैं? सुरेश, वो कोई आदमी नहीं था, वो परछाई ही थी
जिसने हमें यहां तक पहुंचाया ताकि हम अपनी आंखों से रमेश का हश्र देख सकें। उसने रमेश को मार दिया और अब वह हम पर हंस रही है। तभी जंगल में एक जोरदार हंसी गूंज उठी, वही हंसी जो रमेश ने कल रात सुनी थी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल रमेश की मौत का जश्न मना रहा हो। बरगद के उस विशाल पेड़ के नीचे रमेश की ठंडी लाश पड़ी थी। गीता का विलाप पूरे जंगल की खामोशी को चीर रहा था। सुरेश और महेश पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं बल्कि एक पछतावा भी था। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। सूरज सिर पर है लेकिन जंगल का अंधेरा बढ़ रहा है। रमेश के शरीर को उठाओ, हमें इसे गांव ले जाना होगा। सुरेश और महेश ने हिम्मत जुटाई और रमेश के बेजान शरीर को उठाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने रमेश के हाथ को छुआ, महेश चीख पड़ा। मरे ई का है। और देखिए दादा, इसके हाथ पर ई काला निशान कैसा। रमेश की दाईं हथेली पर एक अजीब सा काला निशान था, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले से शनिवार का प्रतीक बनाया हो। दादा ने उसे गौर से देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ई परछाई की मोहर है। उसने रमेश की आत्मा को कैद कर लिया है। अब इसकी मिट्टी को भी शांति नहीं मिलेगी। गांव वाले किसी तरह रमेश की लाश को लेकर गांव पहुंचे। पूरे बेला नगर में जैसे मातम का सन्नाटा पसर गया था। हर घर के दरवाजे बंद थे। सिर्फ रमेश के घर से रोने की आवाजें आ रही थी। चिता तैयार की गई, लेकिन आग जैसे ही लगाई गई, एक और अजीब घटना हुई। आग की लपटें लाल नहीं बल्कि नीली उठ रही थी और उस आग के बीच से लोगों को रमेश की चीखें सुनाई दे रही थी, जबकि वह मर चुका था। यह आग उसे स्वीकार नहीं कर रही है। ई परछाई का खेल है।